ICFAI society is the only society in the country which is having 5 private university campuses in northeast states. मॉडर्न एजुकेशन इतना महंगा होता जा रहा है कि जो है हर आम इंसान, हर आम स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने से घबराता है कि हमारे द्वारा डेवलप किए हुए 7000 केसेस जो मैनेजमेंट एजुकेशन में बहुत पॉइनियर केसेस हैं, उसको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन देने। जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अभी रिसेंटली 5 साल पहले लाई गई, वो बिरला जी ने 1940s में ही बिट्स पिलानी कैंपस में लाई और एआई को इतना हाइप किया गया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका हमें हर चीज़ का सलूशन होगा। हमारा खुद का अनुभव जो है 15 साल विदेशों में है, उसमें दुनिया की कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं छूटी जहाँ पे मैंने जाके काम नहीं किया। अब NEP 2020 इज़ नथिंग बट दी अमेरिकन एजुकेशन। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आज हमारे साथ वापस से मौजूद हैं ICFAI देहरादून के VC मिस्टर रामकरण सिंह। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल जेन्युइन है, इन जनरल है हाँ। कि आपका यूनिवर्सिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ से कैसे अलग कर रहा है? हाँ, ये आपने बहुत ही जो है रेलेवेंट सवाल पूछा है। ये जो ICFAI सोसाइटी है, इसकी हिस्ट्री देखें तो नियरली 40 साल, 4 डिकेड ओल्ड सोसाइटी है और ये हायर एजुकेशन में इंडिया में पैन इंडिया इसकी मौजूदगी है और जो है इसके 11 यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स इंडिया में और 9 B स्कूल्स हैं, तो नियरली 21 इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं पैन इंडिया में। और इसकी सबसे बड़ी जो है इम्पॉर्टेंस, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये डॉक्टर APJ कलाम का सपना था कि हिंदुस्तान में एजुकेशन को उन जगहों पे ले जाया जाए जहाँ पर एजुकेशन देना बड़ा मुश्किल है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे 5 यूनिवर्सिटी कैंपस जो है नॉर्थ ईस्ट में बनाए गए हैं एंड वी आर द ओनली एजुकेशन ग्रुप इन इंडिया, रादर प्राइवेट एजुकेशन ग्रुप इन इंडिया जिनके इतने लार्ज नंबर में नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये ICFAI सोसाइटी इज़ द ओनली सोसाइटी इन द कंट्री विच इज़ हैविंग 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जहाँ पे एजुकेशन देना बड़ा दुर्लभ है और बहुत दूर होने की वजह से वहाँ के स्टूडेंट आ भी नहीं पाते थे इंडिया के डेवलप सिटीज़, शहरों में। तो वहाँ पे एजुकेशन को जो है विकसित करना और क्वालिटी एजुकेशन देना, ये ICFAI सोसाइटी की सबसे बड़ी जो है पहचान है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडर्न एजुकेशन इतना महंगा होता जा रहा है कि जो है हर आम इंसान, हर आम स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने से घबराता है। बेसिकली हमारे वो स्टूडेंट जो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर इतना हाई है कि वो उस एजुकेशन को एफोर्डेबल नहीं समझते। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इतनी अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम निकाला और अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को इतना मॉडरेट देखा कि वो जो है हमारे बच्चे जो दूर दराज गांव में भी पढ़ते हैं, वो प्रोफेशनल प्रोग्राम, इंजीनियरिंग प्रोग्राम और लॉ एरियाज़ में, मैनेजमेंट में एक बहुत एफोर्डेबल कास्ट पे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, आपका तकरीबन 25-30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस हाँ, फील्ड में। 40 साल से ज़्यादा। 40 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका और इसके कारण जो है हमारी ग्लोबल एजुकेशन में जो छवि है, अभी आज ही मैं जो है न्यूज़पेपर और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में देख रहा था कि जो हमारा IBS स्कूल ब्रांड है, वर्ल्ड में अब 3रे स्थान पे हमारा जो केस सेंटर है स्टैंड करता है। कैम्ब्रिज और टॉप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड की हैं, हमारे डेवलप किए गए केसेस को टीचिंग लर्निंग में यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है हमारी सोसाइटी का कि हमारे द्वारा डेवलप किए हुए 7000 केसेस जो मैनेजमेंट एजुकेशन में बहुत पॉइनियर केसेस हैं, उसको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन देने। सर, क्या हुआ ना कि आप जिस फील्ड में हैं तकरीबन 40 साल से पहले, सर आपका उम्र क्या हुआ? अच्छा, अगर आप हमारी बात करो तो मैं जो है 58 ईयर्स ओल्ड हूँ। लग नहीं रहे। 58 साल हमारी उम्र है और मैंने 1985 में उत्तर प्रदेश के बोर्ड में टॉप करने के बाद जो है हमारा सारा एजुकेशन बिरला इंस्टीट्यूट से हुआ। बिट्स पिलानी में हमने अपना पूरा एजुकेशन प्राप्त किया। 13 साल मैं वहाँ पे अध्ययन किया और फिर उसके बाद प्रोफेसर बना
और बिट्स पिलानी जो है इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में टियर 1 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में नंबर 1 माना जाता है, जिसमें 5 IITs, ISC बैंगलोर और बिट्स पिलानी का नाम आता है। तो हमने वहाँ से 4 डिग्रीज़ की, अंडर ग्रेजुएट इन डुअल डिग्री उस समय एक जो है ऐसा चीज़ था इंटीग्रेटेड डिग्री की, अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी नहीं समझता था कि डुअल डिग्री का मतलब क्या होता है। IIT कानपुर में और लीडिंग इंस्टीट्यूशन में डुअल डिग्री कॉन्सेप्ट बाद में आई, लेकिन बिरला जी ने जब ये इंस्टीट्यूट खोला उस समय दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो MIT USA था उससे कोलैबोरेट करके जो है इस इंस्टीट्यूट को खोला और वहाँ की सारी बेस्ट एकेडमिक प्रैक्टिसेस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो हम जो है उन सब चीज़ों को जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अभी रिसेंटली 5 साल पहले लाई गई, वो बिरला जी ने 1940s में ही बिट्स पिलानी कैंपस में ला दिया। एक तरीके से हम लोग हाँ 30-40 साल पीछे चल रहे हैं। हाँ 30-40 साल पीछे अभी चल रहे हैं, लेकिन कंट्री पूरी नहीं चल रही है कि उस समय घनश्याम दास बिरला जी भी जैसे लोग थे जो फ्यूचर एजुकेशन को अमेरिका से MIT से लिंक करके जोड़ते थे। अच्छा, और एक चीज़ और हाँ, एक बात मेरे जहन में आ रहा है जी। कि हमने 2015-16 की बात है, जब मैं जब था कॉलेज के टाइम में, तो मैं सुन रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ है जो आने वाला है, जो डेवलप हो रहा है। हाँ ठीक है, जी। और अभी पिछले 2 साल हो गया इंडिया इसमें कदम रखा है। उससे पहले तक उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था AI को लेके, अभी प्रायोरिटीज़ मिल रहा है। जबकि आप US में जाइए, आप चाइना इनफैक्ट आप जाइए, वो लोग बहुत पहले से इसमें घुसे हुए हैं। तो ऐसा है कि हम लोग 10 साल पीछे ऐसे ही चलते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, हमारा कुछ नया टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है। नहीं, इस चीज़ पे मैं एग्री नहीं करता। इसमें कोई स्कोप ही नहीं है आगे पीछे घुसने का। और AI को इतना हाइप किया गया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका हमें हर चीज़ का सलूशन होगा। जैसे गूगल सर्च इंजन शुरू से ही पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, तो ये एक एडवांस सर्च इंजन है जो सेकेंडरी डेटा को यूज़ करके हमें लाइफ में हेल्प करेगा। तो जैसे शुरू में कंप्यूटर आया तो लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आई कि इससे नौकरियां कम हो जाएंगी, लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी और दुनिया भर की बातें आई। उसी तरह अब ये जो फेज चल रहा है AI को लेके चल रहा है, लेकिन इससे जो है इतना बड़ा बदलाव कुछ नहीं आने वाला। नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि हम लोग का फ्यूचर प्रेडिक्शन उतना सही नहीं जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ। उस समय तक जो है मॉडर्न एजुकेशन में जितना वेस्टर्न वर्ल्ड आगे जा चुका था उतना हम नहीं गए। तो आज़ादी के बाद जो है हमें समय मिला कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है लिबरलाइज़ करें। जैसे हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज़ हुई और भी बहुत सारे सेक्टर लिबरलाइज़ हुए, वैसे एजुकेशन लिबरलाइज़ हुए। तो क्वालिटी एजुकेशन की जब बढ़ना शुरू हुई, जब प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में आए। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम लगभग 100% प्राइवेटाइज हो गया। तो उससे जो है क्वालिटी आई एजुकेशन में। फिर धीरे धीरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी जो है इस क्षेत्र में आए। पहले देखा जाए तो सबसे पहले जो ब्लूमिंग हुई इंस्टीट्यूशन की इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसमें महाराष्ट्र स्टेट आए, फिर साउथ इंडिया आई, अब नॉर्थ में आ रहा है, यूपी में भी आ रहा है। तो अब हमारे पास लाखों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और 1200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जहाँ की जो है 300 या 400 यूनिवर्सिटी आल टुगेदर होती थी। तो उस तरह से हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम आज़ादी के बाद से एक्सपैंड होना शुरू हुआ, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। और फिर 2000 के बाद, हाँ 1947 के बाद फिर लोग विदेश जाने को भी सोचने लगे। काफ़ी हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ते थे, फिर जो बच्चे एफर्ट कर सकते थे वो अमेरिका गए एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, यूरोप गए, UK गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, सिंगापुर गए। तो इस तरह जो है हमारा अट्रैक्शन ग्लोबल एजुकेशन के प्रति भी बढ़ा। जैसे जैसे लोगों की एफोर्डेबिलिटी बढ़ती गई, अवेयरनेस बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है बाहर भी जाना शुरू किए। फिर उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर का एजुकेशन आकर के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काम करना शुरू किए। जैसे हमारा खुद का अनुभव जो है 15 साल विदेशों में है, उसमें दुनिया की कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं छूटी जहाँ पे मैंने जाके काम नहीं किया। यूरोप में भी, अमेरिका में भी, मिडिल ईस्ट में भी और जो है अफ्रीका में भी। हमारा रिसेंट टेन्योर जो था, मैं किंग खालिद यूनिवर्सिटी में 6 साल प्रोफेसर रह के आया, जो अरब रीजन की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो मैंने देखा कि अरब रीजन की जो लगभग 60 कंट्रीज़ हैं,
उसमें से टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में हमें सौभाग्य मिला काम करने का। अच्छा, वहाँ का जो लाइक करिकुलम है डिज़ाइन और यहाँ का करिकुलम डिज़ाइन में क्या गैप क्या रह रहा है? देखिए, करिकुलम में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को जो लेते हैं तो ज़्यादा गैप नहीं ला सकते। रीज़न बीइंग कि आपको कोई ना कोई एग्रेडेशन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो अरब में मैंने जब पढ़ा है तो वहाँ पे एबेट एग्रेडेशन सिस्टम था। एबेट इज़ अमेरिकन एग्रेडेशन सिस्टम, सो ऑल द स्टैंडर्ड दे फॉलो एज ए अमेरिकन एग्रेडेशन सिस्टम। आवर NEP 2020 इज़ नथिंग बट द अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो हमारी डिग्रीज़ का नामिक्लेचर जैसे BSc 3 साल की होती थी, दिस इज़ द ब्रिटिश नामिक्लेचर। अब हमारी सारी डिग्रीज 4 साल की हो गई, दिस इज़ अमेरिकन नामिक्लेचर। हमारा इंडियन का कुछ है ही नहीं। नहीं, इंडियन उस हिसाब से देखा जाए तो व्हेन द वर्ड्स गेट स्टैंडर्डाइज देन वी हैव टू फॉलो सर्टेन टॉप मोस्ट बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट है वो सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसको उसके प्रति रिस्पेक्ट है, देश के प्रति रिस्पेक्ट है, उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टफ इन्वायरमेंट है। उसी तरह कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट IITs में क्यों जाना चाहता है? अच्छा, एक बात बताइए, हम सबको फॉलो कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना भी ऐसा कुछ अपना, क्योंकि हमारे पास भाई गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग है, फंड अच्छे हैं। नहीं, इसमें फॉलो ना फॉलो करने की कोई चीज़ नहीं आती। इसमें भाई ये आता है कि जब भी कोई आप सिस्टम बनाते हो तो देखते हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम इन दैट, तो उसको आप रोल मॉडल मान के शुरू कर देते हो। आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी देखते हो तो किसी न किसी को आप अपना लाइफ में रोल मॉडल समझते हो, फिर उसका अनुकरण करते हो कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। वो सुबह जल्दी जगता है, वो जो है दिन भर काम करता है, सिंसियर है, ईमानदार है। तो इस तरह के जो बेंचमार्क हैं उनको फॉलो करना, उसमें कोई अपना और ना अपना होना कोई अच्छा, ये बताइए, बहुत बड़ी NEP बात नहीं होती है। 2020 में NEP 2020 की कौन सी पॉलिसी आपको सबसे खराब लगी हो? देखिए, उसमें ख़राब होने का कोई मतलब ही नहीं है। उस पॉलिसी को समझ के इम्प्लीमेंट करना चैलेंज है। हाँ, उसमें जो है कोई भी पैरामीटर ख़राब नहीं है, उसको इन टोटालिटी में जो है इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी चैलेंज है। तो अच्छा, और वो जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होनी चाहिए। हाँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सोच है। जो अब सामाजिक बदलाव आ रहा है देश में, अगर उन चीज़ों को हम उन सेंस में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम सफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की हम बात करते हैं तो उसके 100 ऐसे जो है फ़ायदे हैं जो आने वाले समय में स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि नाउ द एजुकेशन इज़ गोइंग टू बिकम ए कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अच्छा, एक ऐसा पॉलिसी अगर आपको मौका मिले जो NEP में ऐड करना पड़े तो कैसा पॉलिसी रहेगा? NEP एज सच बहुत ही होलिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है। उसमें ऐसी कोई फीचर नहीं है जो छोड़ा गया है। जो मैं नया चीज़ ऐड कर पाऊँगा कि पॉलिसी के साथ साथ उसमें एक नया फीचर ऐसे डाला जाए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको उन चीज़ों को जानने समझने का मौका मिले, क्योंकि इस इंसान कोई भी चीज़ तभी एक्सेप्ट करता है जब उस चीज़ को बाय हार्ट, बाय दिल समझता है। तो पॉलिसी और इंड यूज़र्स में बहुत बड़ा गैप है। जिन्होंने बनाया वो तो इस पॉलिसी को समझते हैं, लेकिन इंड यूज़र को कैसे कन्विंस किया जाए और उस पॉलिसी में कैसे इंटीग्रेट किया जाए कि वो एक यूज़र फ्रेंडली फिनोमेना हो सके। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है जो 2030 तक का टारगेट है NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन को लेके, क्या वो हो जाएगा, सफल रहेगा? हाँ, 2030 तक जो है उसके फीचर्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, फिर उन चीज़ का फ़ायदा और नुकसान जो है उसके बाद मिलना शुरू होगा। और देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है लगी हुई है इस चीज़ में सबके साथ, और सबके लिए मैंडेटरी है। जो सेक्शन 2F रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ऑटोनॉमस स्टैंडर्ड है, उनको हर स्टेट का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन में एज सच नोबडी हैज़ चॉइस टू, है ना, टू नॉट इम्प्लीमेंट। तो 2030 तक तो नो डाउट सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन उन फीचर्स की जो रियल लाइफ प्रैक्टिसेस हैं उसमें और समय लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जब मैं नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर का पद लेकर के एक फायर यूनिवर्सिटी देहरादून गया, तो हमारे कुछ शोधकर्ता स्टूडेंट थे, PhD रिसर्च स्कॉलर,
वो बोले कि सर हमें जो है अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है आपकी यूनिवर्सिटी में लेना है, क्योंकि मैं आपके अंडर पीएचडी कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये प्रस्ताव जो है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में रखा तो उन लोगों ने क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मना कर दिया, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि द क्रेडिट ट्रांसफ़र शुड हैपन ऑन ए वन ईमेल सेंड बाय द स्टूडेंट। बाकी यूरोप अमेरिका में ऐसे ही होता है। हमारी बेटी जब वो अमेरिका में पढ़ती थी मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उसने क्रेडिट ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में कराया। जस्ट शी सिंपली रोट ए ईमेल टू मिशिगन यूनिवर्सिटी एंड हर ऑल क्रेडिट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। शी गेव द रीजन देयर द quality of courses are better, and they agree with that, and they transferred, and remaining of her courses she did in University of Massachusetts, and she got her degree from University of Massachusetts. Originally she enrolled in Michigan University. अच्छा, तो वहाँ पे इतने आसानी से ये काम होता है, बल्कि उसने हमें बाद में बताया, पापा मैंने ऐसा किया, मैंने अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र वो ले लिया। फिर मैंने उससे रीज़न पूछा, सी एक्सप्लेन मी द रीज़न, आई वाज कन्विंस्ड विद दैट। तो इट इज़ सच ए इनेबलिंग प्रोसेस। उसी चीज़ को इंडिया में हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हाँ, उसको हम पॉलिटिक्स से लिंक कर देते हैं, उसको हम ब्यूरोक्रेसी से लिंक कर देते हैं, किसी से सोर्स सिफारिश लगवाते हैं। इस तरह का हमारा माइंडसेट है। आपके इंस्टीट्यूशन में अभी तक मतलब एनईपी कितना हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है? हमारे इंस्टीट्यूशन में लगभग NEP 100% इम्प्लीमेंट हो गया। रीज़न उसका ये है कि जब वो इंस्टीट्यूशन 40 साल पहले खुला था, तभी वो जो है बिट्स पिलानी को रोल मॉडल लेकर के वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट किया था। तो CGPA सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, सारे चीज़ें जो हैं ऑलरेडी इन प्लेस थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई। तो हमें लगभग 10 या 20% चीज़ें जो नहीं थी उनको हमने इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बाकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, 70 से 80% चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जानकर अच्छा लगा कि आप समय से आगे ही चल रहे हैं। इंडियन इंडिया समय से आगे चल रही है। अब देखिए, बिट्स पिलानी पहले एक पिलानी में कैंपस हुआ करता था, अब उसके 6, 7, 8 कैंपसेस हो गए। और जो है बिट्स पिलानी के पढ़े हुए लोग, पहले लगभग मैं पिलानी सिस्टम में था तो ट्रेंड थी 90% स्टूडेंट अमेरिका चले जाते थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गई, जब से गूगल, अमेज़न और बड़ी बड़ी कंपनियां सब इंडिया आ गई, तो अब काफ़ी बच्चे जो है, और पे पैकेज अच्छा हो गया, लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई, सब चीज़ें, तो काफ़ी जो है हम लोगों को रिटेन भी कर पा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए, इंस्टीट्यूशन तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे हैं, बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, वहीं भी जॉब स्कैरसिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जॉब स्कैरसिटी, जॉब स्केर्सिटी इसको नहीं मानिए। अब जो है हमें अपने सोचने का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। पहले लोग जॉब उन्हीं चीज़ों को समझते थे जो गवर्नमेंट जॉब होते थे, जिनमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते थे, पेंशन मिलती थी। अब जॉब और नौकरियों के तौर तरीके बदल गए हैं, और जो है जॉब में जो हम भेदभाव रखते थे, छोटा जॉब है, बड़ा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब अच्छा होता है, प्राइवेट जॉब खराब होता है, इस तरह की सोच हमें बदलनी पड़ेगी। तब जो है जॉब मार्केट जो है अच्छी होगी। और जब मैं कहता हूँ कि जॉब्स आर गोइंग टू बी ए स्किल बेस्ड जॉब, तो फिर जो है फिर उसमें जो है जितनी आपकी स्किल है उस बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एंड इफ़ यू हैव ए स्किल, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ए जॉब। यू कैन स्टार्ट योर ओन थिंग्स इन लाइफ, रादर यू कैन डू बेटर विथ योर ओन स्किल एंड योर ओन इंटरप्राइज। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप 10-20 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो आने वाला समय जो है अब इस डायरेक्शन में जा रहा है कि हर स्टूडेंट अपने आप में एंटरप्रेन्योर हो, अपनी खुद का कुछ स्टार्टअप करे, नौकरियां खोले और लोगों को और अपॉर्चुनिटी दे, जॉब दे। अच्छा, और एक चीज़ है, मतलब इंडियन यूथ अभी उतना एंटरप्रेन्योरशिप के पे फोकस नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ये और देखा जाए तो इंडिया का जो है इस मामले में अगर स्टैटिस्टिक्स चेक करो तो हम वर्ल्ड में 3रे या 4थे नंबर पे चल रहे हैं। लेकिन सर बहुत तेज़ी से बंद भी हो रहा है। बहुत तेज़ी से लोग बंद भी कर रहे हैं। बंद भी करेंगे, स्टार्ट भी करेंगे। ये हर प्रोसेस का एक सिस्टम होता है, फ़ायदा नुकसान देख करके, लेकिन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अच्छा, कमी क्या होगी, आपको क्या लगता है? इसके गाइडेंस की कमी होगी या फिर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वो इम्प्लीमेंट नहीं करें? लैग कहाँ पे कर रहे हैं वो? लैग जो है, आज का इंसान थोड़ा सा लालची होता जा रहा है।
पैसों को दिल मांगे मोर। भाई क्वालिटी का कोई भाई पहले रोटी कपड़ा और मकान रिक्वायरमेंट होती थी, अब लोगों के जहाँ भी लालच आ जाएगी लाइफ में ना और कंपैरिजन आ जाएगा, वहाँ पे हम फेल हो जाएंगे लाइफ में। इंडिया का जो ब्यूटी है, हम लोगों की ब्यूटी जो है हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज में निहित है। अगर हम मटेरियलिस्टिक नॉलेज में जा कर के कंपटीशन में फंसेंगे, कंपेयर करेंगे, तो फिर हम कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। सही बात। इंडिया सुखी तभी रहेगा जो इसकी बेसिक वैल्यूज़ है उसको लेकर के हम अपने चीज़ों को करें। हमें खुशी मिलेगी अगर 10 लोगों को नौकरियां देने से, तो फिर वो जो है पे पैकेज से नहीं लिंक होना चाहिए, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, एक सवाल अभी मेरे दिमाग में आया। एक बंदा जो ग्रेजुएट कर रहा है या मास्टर्स करके पास आउट हो रहा है, ठीक है, उसका एक इंडिया को ऐसा कुछ पैरामीटर सेट करना चाहिए कि मिनिमम पैकेज उसको इतना मिलना चाहिए, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले जो 30,000 रुपये मास्टर्स करने के बाद मिलता था, आज भी वही मिल रहा है। मिनिमम वेज पॉलिसीज़ तो थी, लेकिन जो है वो होनी भी चाहिए मिनिमम वेज की, और लेकिन हर इंसान जो है क्वालिटी लाइफ जी सके, उसमें बहुत सी चीज़ें और निहित करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए, फ्री करना चाहिए, और आने वाले समय में इंक्लूसिविटी सोसाइटी में लाने के लिए बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव धीरे धीरे हो भी रहे हैं। और आने वाले समय में अपना देश जो है, जब हम कहेंगे कि डेवलप नेशन, तो जो 100-200 एक्स्ट्रा पैरामीटर निकल के आएंगे डेवलप नेशन की जो डिफिनीशन बनेगी, वो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे कॉपी करेगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने समय के लिए। जी। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू।